हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 19 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, होलसेल इन्फ्लेशन 14.55% तक पहुँच चुका है। जो WPI है वो इन्फ्लेशन को मेज़र करता है एट द प्रोड्यूसर लेवल, और जो CPI है वो इन्फ्लेशन को मेज़र करता है एट द रिटेल लेवल। अब इन्फ्लेशन क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका मेन रीज़न जो है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। तो विद प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर कमोडिटीज़ राइजिंग ड्यू टू डिसरप्शंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन द वेक ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 14.55% तक सर्ज कर चुका है। WPI इन्फ्लेशन को मेज़र करता है एट द प्रोड्यूसर लेवल, और यहाँ पर जो CPI है वो इन्फ्लेशन को मेज़र करता है एट द रिटेल लेवल। हु रन्स क्रिकेट इन इंडिया इन मैनी केसेस डिपेंड्स ऑन हु योर फादर इज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, RM लोधा कमेटी। तो दिस डिस्पाइट रेड फ्लैग्स वेव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड RM लोधा कमेटी। फिर उसके बाद यहाँ पर BCCI का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। तो फ्रेमिंग द न्यू BCCI कॉन्स्टिट्यूशन वे बैक इन 2016, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि बहुत सारे स्टेट्स में ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम अ फ्यू फैमिली और अ सिंगल फैमिली, जो कि यहाँ पर क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन सम स्टेट्स ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम अ फ्यू फैमिलीज और अ सिंगल फैमिली, देयर बाई परपेचुएटिंग द कंट्रोल ओवर क्रिकेट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। तो RM लोधा कमेटी आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पज से बनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वॉज मंडे अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जो जनरल MM नारवाने हैं उनको ये सक्सीड करेंगे। तो ये आपको बस नाम पता होना चाहिए, मनोज पांडे। आगे हम चलते हैं। शेल्टर्स इन सेंचुरीज टू बायोगैस एंड काउ डंग, यूपी गवर्नमेंट रेडीज अ स्ट्रे कैटल प्लान। तो यूपी में इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करा दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ पर कैटल मैनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं। The plan includes provision for shelters within 100 days to accommodate up to 50,000 stray cattle। तो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा काउ सेंचुरीज बनाई जाएंगी, 50 मेगा काउ शेल्टर्स बनाए जाएंगे। और जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो बिसाइड्स ईच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन गिवन द टारगेट ऑफ इंश्योरिंग शेल्टर फॉर एटलीस्ट 10 स्ट्रे काउज पर डे स्टार्टिंग April 15। और क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन स्टेप ये लिया गया है कि काउ डंग का यूज़ किया जाएगा टू मेक CNG। तो नेक्स्ट ऑन द गवर्नमेंट एजेंडा विल बी स्टैब्लिशिंग बायोगैस प्लांट्स यूटिलाइजिंग काउ डंग टू इवेंचुअली मेक CNG। तो काउ डंग उसके लिए यहाँ पर फार्मर से परचेज किया जाएगा। तो ऑफिशियल्स का यही कहना है, जो आइडिया ये है कि जो स्ट्रे कैटल पॉपुलेशन है उसको कैसे सेल्फ सफिशिएंट और फाइनेंशियली वाइबल बनाया जाए। तो यहाँ पर काउ सेंचुरीज बनाई जाएंगी। ऐसा इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी हमने देख लिया कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद हो गए हैं तो उसकी वजह से जो काउ मैनेस है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इन जाफना वाटर्स इंडिया सिंक्स चाइना बिट बट एन ओल्ड नेट प्रॉब्लम राइजेस। तो जो आइलैंड है ऑफ द जाफना पेनिनसुला इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका, जहाँ पर इंडिया ने चाइना को डिस्प्लेस कर दिया और इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका के साथ पैक्ट साइन किया है फॉर अ जॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो जाफना में हम यहाँ पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट बनाएंगे विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर कचाथीवो आइलैंड्स की बात की गई है। तो कचाथीवो आइलैंड्स जो हैं इंडिया ने श्रीलंका को दे दिए थे 1974 में। तो कचाथीवो आइलैंड्स विच इंडिया सीडेड टू श्रीलंका इन 1974। तो आपको ये पता होनी चाहिए कचाथीवो आइलैंड्स कहाँ पर है, तो ये लोकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और ज़्यादा आइलैंड्स मेंशन है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर डेज बिफोर श्रीलंका यूनिलेटरली कैंसल्ड एन एग्रीमेंट विद इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान को एक एग्रीमेंट मिलने वाला था, और वो एग्रीमेंट ये था कि इंडिया और जापान मिलकर यहाँ पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट को डेवलप करने वाले थे, लेकिन श्रीलंका ने उसके बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो इट अवॉर्डेड अ $12 मिलियन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन डेल्ट नैनाथीवू एंड अनालाथीवू टू अ चाइनीज़ कंपनी। तो यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि हमारे सिक्योरिटी का मैटर है कि यहाँ पर आप ये प्रोजेक्ट चाइना को मत दो। उसके बाद यहाँ पर चाइना से भी प्रोजेक्ट ले लिया गया। तो ऑफ द 3 आइलैंड्स डेल्फ्ट इज़ द क्लोजेस्ट टू तमिलनाडु। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 आइलैंड्स बताए, डेल्फ्ट, नैनाथीवू एंड अनालाथीवू, जिसमें डेल्फ्ट जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो ऑफ द 3 आइलैंड्स डेल्फ्ट इज़ द क्लोजेस्ट टू तमिलनाडु। अब दिल्ली ने अपना प्रोजेक्ट ऑफर किया। दिल्ली ने ये बोला कि हम आपको प्रोजेक्ट बना के देंगे और उसमें जो कॉस्ट आएगी उसमें हम 75% कॉस्ट आपको ग्रांट की फॉर्म में देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोलंबो ने चाइनीज़ के साथ भी इस प्रोजेक्ट को फ्रीज कर दिया, और उसके बाद उस टाइम के लिए हमें भी ये प्रोजेक्ट नहीं मिला था। लेकिन बाद में
एक एमओयू साइन हुआ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन द 3 आइलैंड्स। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका ने बाद में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। तो आपको यहाँ पर कचाथीवो आइलैंड पता होनी चाहिए, बाकी यहाँ पर जो और 3 आइलैंड्स पता है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हम डिस्कस कर लेते हैं। अ टाइम टू हेल्प, तो ये भी इंडिया श्रीलंका टाइज को लेकर ही आर्टिकल है। तो श्रीलंका बिगन टॉक्स विद द IMF फंड दिस वीक। अब ऑथर ने यही बोला कि दिल्ली जो है और ज़्यादा असिस्ट कर सकता है श्रीलंका को, और हमें यहाँ पर श्रीलंका को और ज़्यादा असिस्ट करना चाहिए। अब तक हम यहाँ पर श्रीलंका को एक्सटर्नल असिस्टेंस की फॉर्म में $2.4 बिलियन दे चुके हैं। इसमें से कुछ हमने क्रेडिट लाइंस की फॉर्म में दिया फॉर द फ्यूल, और कुछ यहाँ पर फूड आइटम्स को इम्पोर्ट करने के लिए दिया। IMF बेल आउट में लगभग 6 से 8 महीने लग जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए भी यहाँ पर श्रीलंका को रिजर्व्स की ज़रूरत है। तो जैसे कि श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि कंट्री को लगभग $3 to 4 बिलियन की इमीडिएटली ज़रूरत है असेंशियल आइटम्स को इम्पोर्ट करने के लिए। तो ऑथर ने यही बोला है कि इंडिया को यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका को। तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं? तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो हम हेल्प करेंगे वो यहाँ पर श्रीलंका के लोगों तक पहुँचे। तो अनडाउटली द क्राइसिस वॉज ट्रिगर्ड बाई द श्रीलंकन लीडरशिप्स फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब श्रीलंका की क्या फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो हम देख चुके हैं। पहले तो इनका डिसीजन ये था कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, और जिसकी वजह से इन्होंने फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चरल ईल्ड यहाँ पर कम हो गई। दूसरा रीज़न, जब इनको पता था कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा डेट है, उसके बाद भी जब 2019 में इलेक्शन हुए तो इनके मैनिफेस्टो में बेसिकली ये था कि हम यहाँ पर टैक्स कट्स करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्स कट हुए, और टैक्स कट के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल पाया। तो इल एडवाइज टैक्स कट्स दैट श्रैंक रेवेन्यू एंड द फेलियर टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स टू एसेंशियल आइटम्स। फिर श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से जो श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, और इसकी वजह से यहाँ पर जो श्रीलंका है वो फॉरेक्स रिजर्व्स को अकुमुलेट नहीं कर पाया। तो इवन एज इट रीचेज आउट टू श्रीलंका, दिल्ली मस्ट मैसेज मोर क्लियरली दैट इट हैज़ डन सो फार दैट इट्स असिस्टेंस इज एम्ड एट मिटिगेटिंग द क्राइसिस फॉर द पीपल। तो हमें ये समझाने की ज़रूरत है जो राजपक्षाज हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ श्रीलंका के लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, एंड इज़ अ नो वे इंटेंडेड एज अ पॉलिटिकल लाइफलाइन टू द राजपक्षा फैमिली। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे अ न्यू शाइन टू ओल्ड टाइज। तो ये इंडिया और ब्रिटेन की बायलेटरल टाइज को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के हैं बोरिस जॉनसन, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। तो एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट ब्रिटिश प्रीमियर बोरिस जॉनसन दिस वीक इन इंडिया। अब यहाँ पर मूवमेंट है कि हम यहाँ पर ट्रेड में टॉक्स करें, इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करें, हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड रीजनल कोऑपरेशन इनटू कंक्रीट आउटकम्स। अब जो टू ब्यूरोक्रेसीज़ हैं वो यहाँ पर कोशिश करेंगी कि जो बाईलेटरल रिलेशन है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सके। अब यहाँ पर ये बताया गया कि इंडिया और ब्रिटेन की जो रिलेशनशिप है उसमें पैराडॉक्सेस को यहाँ पर बताया गया है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन एंड द कोल्ड वॉर मेड इट हार्डर फॉर दिल्ली एंड लंडन टू कंस्ट्रक्ट अ सस्टेनेबल पार्टनरशिप। तो अभी तक हमारी ब्रिटेन के साथ सस्टेनेबल पार्टनरशिप नहीं हो पाई, लेकिन इंडिया की इंपॉर्टेंस की इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात समझ आई यूएसए को। तो सेंट्रल टू दिस इज द अंडर एप्रिशिएटेड रोल ऑफ द यूएस इन ट्रांसफॉर्मिंग द बाईलेटरल टाइज बिटवीन दिल्ली एंड लंडन। जो यूएस था उसने पहली बार रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम वॉशिंगटन अनवेल्ड अ पॉलिसी ऑफ असिस्टिंग इंडियाज़ राइस। फिर वॉशिंगटन को लगा कि हमें इंडिया को हेल्प करनी चाहिए उसकी राइस के लिए। अब वॉशिंगटन को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वॉशिंगटन यहाँ पर चाइना को कंटेन करना चाहता था। तो यूएसए को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर हमें चाइना को कंटेन करना है तो उसके लिए इंडिया का सहारा लेना पड़ेगा। तो दिस वॉज बेस्ड ऑन अ बाई पार्टीसन अमेरिकन कंसेंसस दैट अ स्ट्रॉन्गर इंडिया विल सर्व यूएस इंटरेस्ट इन एशिया एंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली यूएस को ये समझ आ गया कि इंडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर यूएसए को अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करनी है ओवर द वर्ल्ड और उसको मेंटेन करके रखना है। टुडे इट इज़ वॉशिंगटन दैट इज सेटिंग द पेस फॉर दिल्लीज रिलेशनशिप विद लंडन। इसके अलावा हमारे यूएस के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे बाईलेटरल रिलेशंस अच्छे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ECTA भी साइन हुआ है विद ऑस्ट्रेलिया। थिंग्स फॉर ऑन कोर्स अंटिल द यूएस पुल्ड द प्लग ऑन ब्रिटेन्स चाइना रोमांस। अब यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसके जो कमर्शियल टाइज हैं वो चाइना के साथ बहुत अच्छे हो रहे थे। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड पैराडॉक्स ऑन द चाइनीज़ रोल इन शेपिंग इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द वेस्ट। तो वॉशिंगटन को ये समझ आ गया कि इंडिया को राइज करने के लिए हमें हेल्प करनी पड़ेगी अगर हमें चाइना को कंटेन करना है। और यहाँ पर जो लंदन है वो क्या कर रहा था, वो कमर्शियल रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे कर रहा था चाइना के साथ। फिर यहाँ पर यूएस ने लंदन को वार्न किया कि आपको यहाँ पर चाइना के साथ और ज़्यादा अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाना है। तो थिंग्स फॉर ऑन कोर्स अंटिल द यूएस पुल्ड द प्लग ऑन ब्रिटेन्स चाइना रोमांस वंस द अमेरिका डीप स्टेट डिसाइडेड टू
कन्फ्रंट चाइनीज़ पावर इन द लेट 2010s। उसके बाद यहाँ पर लंदन को समझ आया कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पावर से उन्हें थोड़ा दूर रहना है। तो एज द यूएस अनवील्ड अ न्यू एशियन स्ट्रैटेजी, ब्रिटेन ने भी यहाँ पर इंडो पैसिफिक टिल्ट को लेकर अपनी एक नई पॉलिसी बनाई है। तो ब्रिटेन फॉलोड विद इट्स ओन इंडो पैसिफिक टिल्ट दैट हेल्प सिक्योर द रीजन अगेंस्ट चाइनाज मस्कुलर पॉलिसीज। अब जो यूएस और फ्रांस है उनको पता था कि हमें यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करना है, लेकिन जो यहाँ पर लंदन है बेसिकली उसका डिसाइड नहीं हुआ था कि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर ब्रिटेन का हमेशा से एक टिल्ट रहा है। तो ब्रिटेन रिमेन्स टॉर्न बिटवीन इट्स न्यू एंथुसियाज्म फॉर इंडिया एंड द इनर्शिया ऑफ इट्स हिस्टोरिक टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने इसका सोल्यूशन खुद ही दे दिया। जो पाकिस्तान है वो किसी भी पावर के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, वो सामने से समझ आ रहा है पाकिस्तान की कंडीशन को देखकर। तो बट इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट पाकिस्तान रिलेटिव डिक्लाइन इन द रीजन इज बाउंड टू मेक इट अ लेस वेटी फैक्टर इन इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस विद ब्रिटेन। तो यहाँ पर ब्रिटेन को भी समझ आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो रिलेटिवली यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रिटेन भी इंडिया को ही हेल्प करेगा। कुछ टाइम तक इंडिया में ऐसा माना जाता था जो लेबर पार्टी है वो तो प्रो इंडियन है, लेकिन यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो यहाँ पर प्रो इंडियन नहीं है। तो फॉर लॉन्ग द रेनिंग एजम्पशन इन दिल्ली वाज दैट द लेबर पार्टी वाज एम्फेटिक टू इंडिया व्हाइल द टोरीज वर नॉट। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया को हेल्प करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हमारी वो अपने पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। तो द कॉम्प्लिकेशंस जनरेटेड बाय ब्रिटेन्स इंटरनल पॉलिटिक्स आर नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान एंड कश्मीर। द बैड न्यूज़ इज दैट मोस्ट ऑफ द इंडियाज इंटरनल इश्यूज गेट पॉलिटिसाइज्ड इन ब्रिटेन। लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है कि दिल्ली भी इस बात को समझ रहा है और जो ब्रिटिश की डोमेस्टिक पॉलिसीज है उसको भी हम यहाँ पर एंगेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो गुड न्यूज़ इज दैट दिल्ली इज लर्निंग टू एंगेज विद ब्रिटिश डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब ऐसा क्यों करता है ब्रिटेन, क्यों हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करता है? तो बेसिकली वो इसीलिए करता है क्योंकि बहुत सारा साउथ एशियन जो डायस्पोरा है वो ब्रिटेन में रहता है। तो दिल्ली इज फिगर आउट दैट इंटरकनेक्टेड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन शेप्ड बाय द लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा ऑफ नियरली 4 मिलियन। अब ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें बायलैटरल रिलेशंस जो हैं ब्रिटेन के साथ रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रिटेन 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, लीडिंग साइबर पावर है। तो ऐसे में हमें ब्रिटेन के साथ बायलैटरल रिलेशंस को और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ब्रिटेन के साथ हमें और ज़्यादा कोलैबोरेट करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यूएन को लेकर बताया गया है कि यूएन में रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जब 2003 में अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया यूएनएससी के अप्रूवल के बिना, तब भी यूएस कुछ नहीं कर पाया था, तब भी यहाँ पर यूएन कुछ नहीं कर पाया था। तो इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 2003 अमेरिकन इन्वेजन ऑफ इराक अनप्रोवोक्ड एंड विदाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स अप्रूवल मैनी ओबेचुरीज वर रिटन ऑफ द ग्लोबल बॉडी एज इट फेल्ड टू प्रिवेंट एन अनवांटेड वॉर। तो यूएन वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया था और सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है यहाँ भी यूएन इस वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया। जो रशिया है वो यहाँ पर P5 मेंबर है, तो कोई भी रशिया के अगेंस्ट प्रपोजल आता है तो रशिया उसको वीटो कर देता है। तो यूनिलेटरल वॉर विदाउट द यूएन सैंक्शन, बेसिकली ये जो यूएन चार्टर को ये वॉयलेट करता है, लेकिन उसके बाद भी यूएन कोई भी स्टेप नहीं ले सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी प्रपोजल आएगा तो यहाँ पर जो रशिया है वो इसको वीटो कर देगा। तो आफ्टर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द वेक ऑफ द डेवास्टेटिंग वर्ल्ड वॉर 2। और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था यूनाइटेड नेशंस का, कि आने वाली जनरेशन्स में वॉर ना हो, तो सेव सक्सीडिंग जनरेशन्स फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर। Critics point out that the impunity with which the 5 permanent members of the Security Council go about advancing their self-interest unhindered। लेकिन जो P5 members हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनका यही कहना था कि जो कंट्री यहाँ पर वॉर क्राइम्स कर रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है, उसको आप परमानेंट सीट दे कैसे सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन यूएन चार्टर के तहत जो रशिया है उसकी परमानेंट सीट नहीं ली जा सकती है। तो वाइल अ चेंज देयर रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट टू द यूएन चार्टर दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब अमेंडमेंट करना पॉसिबल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो P5 मेंबर्स है वो उनमें से कोई ना कोई यहाँ पर वीटो कर देगा, क्योंकि कोई भी अपनी पावर जाते हुए देखना नहीं चाहता है। जो बेलारूस है, यहाँ पर जब वॉर चल रहा था तब रशिया का ये भी कहना था कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइम हमने देखा जो बेलारूस है उसने अपना स्टेटस एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री को अबेंडन कर दिया, ताकि जो रशिया है वो बेलारूस को यूज़ कर सके न्यूक्लियर फोर्सेस को यूज़ करने के लिए। तो रीअफर्मिंग इट्स रेडीनेस टू होस्ट रशियन न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इट्स टेरिटरी। यूएन कुड नॉट प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। तो यूएन जो है कन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पाया जो कि यूक्रेन में हुआ। ट्रू द स्टेचर ऑफ द यूएन स्टैंड्स डिमिनिश्ड। तो यूएन का जो स्टेचर है वो इसकी वजह से कम होता है, लेकिन यूएन तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आफ्टर मैथ जो भी डायलॉग और पीस प्रोसेस होगा उसमें यूएन एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर सकता है।
तो द नोबल कमिटी स्टेटेड इट्स विश टू प्रोक्लेम दैट द ओनली नेगोशिएबल रूट टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन गोज बाय वे ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पर अगर पीस और कोऑपरेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है तो उसमें यूएन की ज़रूरत है। जब से यहाँ पर यूएन का इंसेप्शन हुआ है, यूएन ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं सोसाइटीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कि वॉर के द्वारा कन्फ्लिक्ट हुई हों। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, एक तो इंडिया और पाकिस्तान में जो कश्मीर का इशू है तो वहाँ पर यूएन ने हेल्प की थी। इसके अलावा फर्स्ट सच ऑपरेशन द यूएन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इन 1948, और उसके बाद अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट हुआ था तो यूएन ने इसमें ट्रूस कराने की कोशिश की थी। उसके बाद जो सीज फायर यहाँ पर यूएन ने कराया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द मैटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अमंग द ग्लियरिंग फेलियर्स, अब यूएन के फेलियर्स क्या हैं, तो यूएन के फेलियर्स ये हैं कि जो सोमालिया में डिबैकल हुआ यूएन उसको लेकर कुछ नहीं कर पाया। जो 1994 में जेनोसाइड हुआ रवांडा में, यूएन उसको लेकर भी कुछ नहीं कर पाया। जो यूएन के पीस कीपर्स से लगभग 4200 पीस कीपर्स की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो इंडिया है वो बहुत सारे पीस कीपर्स को कंट्रीब्यूट करता है टू द यूएन। तो इंडिया इज करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस ऑपरेशंस विद ओवर 5500 यूनिफॉर्म्ड पर्सनल सर्विंग इन 7 मिशंस। With the war in Ukraine and NATO's increasing military buildup in Eastern Europe, more crisis can't be ruled out। अगर NATO और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशनिज्म करता रहा तो और ज़्यादा क्राइसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिनलैंड बात कर रहा है कि हम NATO को ज्वाइन करेंगे, स्वीडन बात कर रहा है कि यहाँ पर NATO को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे में और ज़्यादा हमें वॉर देखने को मिल सकती है। तो एरेंट सुपर पावर्स एग्जेम्प्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दैट प्रिंसिपल विल ओनली लीड टू मोर कैटास्ट्रॉफ। तो हमें यहाँ पर मल्टीलेटरिज्म की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। ये जो P5 कंट्रीज़ है क्या इनको यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो ये सब बेसिकली इसमें बताया गया है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मॉस्को शिप जो रशिया की यहाँ पर वॉरशिप थी जो कि डूब गई। अब ब्लैक सी के आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो यहाँ पर ब्लैक सी के हैं वो बर्गर की जगह आप ई की जगह टी से रिप्लेस कर दो तो निमोनिक बन जाएगा, जो यहाँ पर ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं। तो बी हो गया बुल्गारिया, यू हो गया यूक्रेन, आर हो गया रशिया, जी हो गया जॉर्जिया, टी हो गया टर्की और आर हो गया रोमानिया। अब हम आगे चलते हैं। WHO एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो WHO का जो ग्लोबल सेंटर है फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन वो इनॉग्रेट हो रहा है जामनगर गुजरात में। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है, तो WHO डिस्क्राइब्स ट्रेडिशनल मेडिसिन एज द टोटल सम ऑफ द नॉलेज स्किल्स और प्रैक्टिसेस जो कि इंडिजिनस और डिफरेंट कल्चर्स यूज़ करते हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या तो फिजिकल या मेंटल इलनेस को यहाँ पर ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। इंडिया में आप ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंक्लूड कर सकते हो आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, होम्योपैथी। सिद्धा बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इन द तमिलनाडु एंड केरला। इसके अलावा सोआ रिग्पा सिस्टम, तो सोआ रिग्पा सिस्टम जो कि प्रैक्टिस किया जाता है मेनली इन लद्दाख, हिमालयन रीजन सच एज सिक्किम। तो सोआ रिग्पा बेसिकली नॉलेज ऑफ हीलिंग होता है। तो सोआ रिग्पा, सिद्धा, आयुर्वेदा, योगा, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। ये सब जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिस्टम है। अब ये क्या करेगा, जो जामनगर में सेंटर बन रहा है तो बेसिकली जो WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। WHO के एस्टीमेट से हमें ये बात पता चली जो 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अभी भी यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ करती है। तो उसको लेकर डेटा हो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो यूज़ कर रहे हैं उसका कितना उपयोग है, तो उसके लिए ये सेंटर जो है स्टडी करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इनविक्टस गेम्स हो रहे हैं। इनविक्टस गेम्स क्या हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2022 के जो इनविक्टस गेम्स हैं वो ओपन हुए हैं ऑन सैटरडे नाइट इन द हेग, नीदरलैंड्स। ये गेम्स जो हैं ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है जैसे कि पैरालंपिक्स होते हैं। तो पैरालंपिक्स की तरह ही हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वुंडेड, इंजर्ड एंड सिक मिलिट्री सर्विस पर्सनल्स एंड वॉर वेटरन्स। ऐसा ही जो गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज कराता है यूएस, तो उनको कहते हैं वॉरियर गेम्स। तो वॉरियर गेम्स आर अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू सेलिब्रेट द रेजिलियंसी एंड डेडिकेशन ऑफ वुंडेड, इल एंड इंजर्ड एक्टिव ड्यूटी एंड वेटरन यूएस मिलिट्री सर्विस मेंबर्स। इनविक्टस का मतलब होता है अनकॉन्क्योर्ड। वाई मार्केट्स फेल, वॉर चाइना प्राइस वरीज। अब मार्केट्स क्यों फेल हुए, सेंसेक्स फॉल हो गया, इसके अलावा जो जापान का निकी है वो भी फेल हो गया। तो इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं। तो रीज़न तो मेनली यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा दूसरा मेन रीज़न ये है कि यूएस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो यूएस में इन्फ्लेशन उसकी वजह से उनकी जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर रेट्स को हाइक करेगी, और जिसकी वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकाल कर बाहर जा रहे हैं। तो वाइल रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रेज्ड, अ शार्पर हाइक कुड रिजल्ट इन फास्टर आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फंड। इसके अलावा चाइना में कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है जिसकी वजह से चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, और ऐसे यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट फेल होता हुआ हमें दिख रहा है। PFI क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे हम चलते हैं। रशिया स्ट्राइक्स लीव प्रिपेयर्स फॉर असॉल्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो यहाँ पर दो सिटीज़ के नेम है जो कि आपको पता होनी चाहिए, यूक्रेन में है। एक तो है खार्किव जो यूक्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा दूसरा है लीव, तो वेस्टर्न सिटी ऑफ लीव। शहबाज टू टेक सी पैक फॉरवर्ड। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो पाकिस्तान के नए पीएम है तो बेसिकली वो और ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे चाइना के साथ। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर चाइना को लेकर अभी उनके इंटरनेशनल किस तरफ उनका ज़्यादा टिल्ट है। तो हमें पता चल गया कि हाँ, चाइना अभी भी इनका क्लोजेस्ट एलाय है। ग्लोबल पॉलिसी टाइटनिंग में प्रेसिपिटेट रॉकेटिंग इन्फ्लेशन। तो एक स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट है जो कि आरबीआई निकालता है। तो स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट आरबीआई निकालता है और आरबीआई का यही कहना है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो रैपिडली वाइडनिंग ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स को एग्जिस्टिंग विद पोर्टफोलियो कैपिटल आउटफ्लोज। इसके अलावा जो एफपीआई है वो भी अपना पैसा निकाल कर बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर रेट्स को हाइक करने वाला है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।